गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार आप सभी को। चलिए, आप सभी जुड़ चुके हैं मेरे यानी मयंक द्विवेदी के साथ क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मोस्ट वेलकम आप सभी का, जुड़िए आप सभी जी। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को एक मंच पे सब कुछ मिलता है एक साथ दोस्तों। आप सभी देखें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप जुड़ सकते हैं 3 to 5। आप सभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 3 से 5 बजे की क्लास में लगातार रेगुलर क्लासेस। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर, टॉप 100 एजुकेटर आप सभी के साथ लगातार जुड़े हैं इस बेहतरीन कोर्स में। 15,519 कोर्स दोस्तों आपके लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ एकदम सिंपल सा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 3 ऑप्शन बनाए गए हैं दोस्तों। जहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप देखें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का जो चार्ज डिसाइड किया गया है उसमें मैं आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ आप सभी जुड़ें 12 महीने के कोर्स से, जहाँ आप सीख पाएंगे बेहतरीन कोर्सेज के नॉलेज को। आप सभी देखें इसके 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी को मिलता है 44,550 रुपये की फीस पे मात्र 3,713 रुपये के महीने रेंटल चार्ज पे आप सभी ले सकते हैं 12 महीने का कोर्स। आप देखें दोस्तों 24 महीने का जो कोर्स है वो है आपका 72,000 रुपये, जहाँ आप देखें 2,700 रुपये, 2,700 रुपये मात्र में आप ले सकते हैं 64,800 रुपये के कोर्स पे आप सभी यहाँ एडमिशन, जहाँ 36 महीने की फीस है 90,000 रुपये। तो दोस्तों आप सभी जुड़ करके यहाँ देखेंगे मात्र 2,250 रुपये के रेंटल चार्ज पे आप ले सकते हैं यहाँ 81,000 रुपये फीस में। वो सब तभी संभव होगा जब आप सभी मेरे प्रोमो कोड मयंक1 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। मोस्ट वेलकम। आप सभी देखें आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी जुड़े दोस्तों, जहां आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे इसकी फीस है 69,500 और इसकी फीस मंथली पड़ जाती है 5,215 रुपये, 62,550 रुपये मात्र लगेगी आपकी फीस। अगर आप इस्तेमाल करते हैं मेरा प्रोमो कोड तो आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोस्तों। 24 महीने की फीस 1,07,000 है, तो यहाँ पे आपको फीस पड़ेगी 96,300 रुपये। 36 महीने की फीस 1,41,000, तो वहाँ पड़ेगी 1,26,900 रुपये। तो आप सभी यहाँ बेहतरीन कोर्सेज के लिए आ सकते हैं दोस्तों। ऑप्शनल एक बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ मैं डेली आप सभी को 8 बजे शाम को, रात में आप 8 बजे मैं आप सभी को नियमित रूप से ऑप्शन में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे 27,500 रुपये इसकी फ़ीस है, जहाँ 12 महीने की फ़ीस इसकी कितनी हो जाएगी 24,750 रुपये। 10% का डिस्काउंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं मेरा प्रोमो कोड मयंक1। 24 महीने की फ़ीस है 40,000 रुपये, जो मात्र 1,500 रुपये मंथली चार्ज पे आप जुड़ सकते हैं। कितना 36,000 रुपये फीस दे करके। वहीं 36 महीने की फ़ीस 50,000 है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1,250 रुपये मात्र फीस है। सिर्फ 45,000 रुपये आप सभी को देना है। तो दोस्तों आप सभी जुड़े यहाँ पे दोस्तों। अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है इस समय अनअकैडमी के स्टेज पे। तो आप देखेंगे द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गमी फील्ड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हियर। आप सभी देखेंगे इस बारी पहला जो सेशन था वो दिसंबर 6 को रखा गया था, अभी दिसंबर 20 को आप सभी फिर से जुड़ सकते हैं दोस्तों। बेहतरीन प्लेटफॉर्म 11 बजे से, जहां जीत सकते हैं ढेरों सारे प्राइज। आप 45 मिनट में 60 क्वेश्चन होगा, 13 प्रतिभागियों को इनाम दिया जाएगा। 6 सेक्शन, जहाँ जीएस के प्रत्येक सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट सबसे पूछा जाता है दोस्तों। आप देखेंगे रिलेटिव स्कोरिंग होगी आपकी, और वहाँ आपको मिलेगा सबसे पहला पुरस्कार एप्पल मैकबुक, दूसरा एप्पल आईपैड मिनी, तीसरा एप्पल एयरफोन पोड, और चौथा मिलेगा 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर। तो आप सभी यहाँ जुड़कर जीत सकते हैं बेहतरीन कोर्सेज दोस्तों। ओनली 6 मंथ रिमेनिंग्स यूपीएससी सीएससी 2021 पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं चैंपियंस के लिए, चैंपियन के द्वारा। तो देखेंगे आप कंप्लीट जीएस सिलेबस, प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, पीडीएफ स्टडी स्ट्रक्चर कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन और इंडिया टॉप एजुकेटर आप सभी एक साथ जुड़ चुके हैं बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आप देखें बाइलिंगुअल कोर्सेज 14 तारीख से स्टार्ट है, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी। आप देखेंगे लगातार कई कोर्सेज एक साथ स्टार्ट है दोस्तों। 2022 के लिए आप देखेंगे तो 14 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट है, 2023 के लिए 14 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट है। तो आप सभी ने जिन ईयर्स के एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। हमारे पास 3 बैचेस हिंदी मीडियम के, 3 बैचेस बाइलिंगुअल और 3 बैचेस हमारे पास इंग्लिश मीडियम के प्रॉपरली स्टार्ट है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं दोस्तों इस फील्ड से। आज का दोस्तों मेरे साथ जो आपको डिस्कशन करना है वो टॉपिक है
मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम बोलते हैं MBT, राइट है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका कार्यकाल था 1325 से लेकर के 1351 तक। एक तुगलक वंश के एक महान शासक थे। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के अंतर्गत एक महान शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति थे। अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो एक पहली लाइन है सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व। इसका क्या अर्थ होता है? सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है? आप सीधा सीधा मतलब समझे कि ये व्यक्ति नए प्रयोगों के थे, नए प्रयोगों का शासक। नए प्रयोगों का शासक। अगर इनकी पहचान देखें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें अरबी, फारसी तथा ज्ञान विज्ञान संबंधित विशेष अनुभव था, विशेष ज्ञान प्राप्त था इनको। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर देखें तो खगोल विद्या, दर्शन, गणित, चिकित्सा आदि विषयों में भी इनकी यह व्यक्ति पारंगत थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, विशेषतर बुद्धिजीवी शासकों में इनका नाम आता है। ठीक है, अगर अब हम इनके बारे में विस्तार से जानना शुरू करें दोस्तों, तो इनके बारे में कुछ टिप्पणियां भी कही गई हैं जिसके कारण इन्हें विद्वान, पागल, मूर्ख का शासक कहा गया है। एक एक शब्द लिख लेते हैं, फिर हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन्हें अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण वाला शासक कहा गया है। इन्हें रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी शासक कहा गया है। ठीक है, रक्त का प्यासा तथा परोपकारी शासक कहा गया है। तो ये सारी विशेषताएं इनके समय में रही हैं, इनके नाम के साथ जुड़ी रही। ये क्या थी इनकी विशेषताएं? हम इन्हें एक एक चीज़ें, जब आप कंप्लीट कोर्स अभी मेरे साथ में पढ़ लेंगे, इनके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा आपको जानकारी हो जाएगी, तो एक एक लाइन अपने आप में प्रूव हो जाएगी कि वास्तव में इनके बारे में जो कथन कहा गया है विद्वानों के द्वारा वो गलत नहीं था। दोस्तों, कुछ विशेष जानकारियां जैसे हम इनके समय में लेते चलते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो 1333 ईस्वी में इनके मोहम्मद MBT के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ठीक है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी की उपाधि दी थी और उसे चीन की यात्रा पर भी भेजा था। चीन की यात्रा पर भी उसने भेजा था। दोस्तों ध्यान रहे कि चीन की यात्रा पे 1342 ईस्वी में इन्हें भेजा गया था। 1342 ईस्वी में इन्हें भेजा गया था। और जो चीन के शासक थे, चीन के शासक, उस समय का नाम क्या था? शासक का नाम था तोगन तिमूर। तोगन तिमूर के शासनकाल में इब्न बतूता जो इसके शासनकाल में आया था वह कहाँ गया था? ठीक है, वह चाइना की यात्रा पे था, चीन की यात्रा पे था। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी हम लोग ये कर लेते हैं कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो हैं कौन। दोस्तों
कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था जो 8 बजे सुबह सारी क्लासेस मेरी लग रही हैं, तो आप सभी इस नियमित समय पे देखें। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, है ना। गयासुद्दीन तुगलक, आपको मैंने जीएसटी लिखा है, गयासुद्दीन तुगलक के का पुत्र था। ये दक्षिण की विजय पर था, विजय पर था, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी हम कहेंगे, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण की विजय पे था। आपको मैंने कल बताया था कि वारंगल की विजय इसने कर ली, ठीक है। वारंगल की विजय कर ली, एक बात हो गई आपकी, क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पर था, ठीक है। और जब यहां से बंगाल विजय करके आता है, तो यहां आप देखेंगे कि यह अपने पुत्र गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों के कारण इससे मिलने के लिए तुगलकाबाद जाता है, जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित एक क्षेत्र था, एक शहर था। यहीं पर लकड़ी का एक महल बनाया जाता है, लकड़ी का एक महल बनाया जाता है, किसके द्वारा, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां भी कहा जाता है, जौना खां भी कहा जाता है, इसके द्वारा लकड़ी का महल बनाया जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक जब इससे मिलने यहाँ पहुँचता है, तो अकस्मात ये महल गिरा दिया जाता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इससे एक बात पता चलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था, क्लियर, महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है, क्योंकि किससे पता, इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसने अपने पिता की ही हत्या की थी, राइट, है ना। अब देखिए, अब अगर अच्छी तरीके से देखा जाए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इब्न बतूता जो इसके शासनकाल में आया था, इब्न बतूता ने 23 प्रांतों की चर्चा की है, 23 प्रांतों की चर्चा, क्या है, 23 प्रांतों की चर्चा की है, ठीक है। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ करके सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे 2 राज्य थे जो बाहर थे, तो आप देखेंगे पहला राज्य हो जाएगा कश्मीर और दूसरा हो जाएगा बलूचिस्तान, ठीक है। कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ करके अन्य जितने भी राज्य थे वो किसके अंतर्गत आते थे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थे, दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत आया करते थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन से ऐसे राज्य उसके सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थे, तो एक तो का कश्मीर और दूसरा था बलूचिस्तान का क्षेत्र, जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाला व्यक्ति है उसके शासनकाल में, वो है इब्न बतूता। इसकी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें इन सब की चर्चा है? पुस्तक का नाम है रेहला, राइट। क्या नाम है पुस्तक का? रेहला नामक पुस्तक में इब्न बतूता ने संपूर्ण जानकारियों को क्रमशः क्या किया है, वर्णित किया है। अब इसके समय में जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अगर सबसे महत्वपूर्ण बातें देखी जाए तो वो क्या था कि इसके शासनकाल में 5 विशेष बातें की गई जिसके आधार पर इसे जाना जाता है। अब देखिए, और 5 महत्वपूर्ण नए प्रयोग, 5 महत्वपूर्ण नए प्रयोग, तो आप देखेंगे एमबीटी के द्वारा 5 महत्वपूर्ण कार्य या प्रयोग, राइट है ना, प्रयोग भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक।
अच्छा, इसकी चर्चा किसने की है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। क्या है पूरा नाम? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इसकी पूरी चर्चा की गई है कि 5 इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। तो जो पहला कार्य है हम लोग देखते हैं, पहला कार्य कौन था? ठीक है, तो पहला कार्य है दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि। ठीक है, दूसरा जो कार्य था वो क्या है? देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। चौथा, खुरासान पर आक्रमण। पांचवा, कराचिल अभियान। कराचिल अभियान। ठीक है, तो ये इसके द्वारा किए गए 5 कार्य थे महत्वपूर्ण। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार ट्रांस आक्सियान के मंगोल शासक तरमसरीन, ध्यान रखिएगा, इसके शासनकाल में एक बात और महत्वपूर्ण हुई थी। एमबीटी के शासनकाल में, एमबीटी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ था। कौन, किसने किया था? अब नाम नोट कर लीजिएगा, तरमासरीन, राइट। तरमासरीन नाम का एक शासक था जिसने मंगोल पर आक्रमण, मंगोल शासक था जिसने आक्रमण किया था। और कहा जाता है कि एमबीटी इस आंदोलन के, मतलब इस आक्रमण के प्रभाव को कम करने के रूप में विफल रहा। मतलब आंदोलन निकल रहा है मुझसे, कि यह आक्रमण जो रहा ये पूरी तरीके से सफल रहा और दिल्ली को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। सुल्तान ने कुछ मंगोल अफसरों की नौकरियां दी तथा तस्मासरीन से मैत्रीपूर्ण संधि की। अर्थात आप देखेंगे मंगोलों से इसे संधि करनी पड़ी। ठीक है, और संधि के बाद फिर जा करके दिल्ली पुनः एक बारी शांत हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोआब में कर वृद्धि का क्या असर पड़ा। दोआब में दोआब में कर वृद्धि का प्रभाव आप नोट करिए, देखिएगा दोस्तों। हुआ क्या कि दक्षिण पर पूर्ण विजय करने वाला एमबीटी पहला शासक था। ठीक है, जिस प्रकार गंगा यमुना के दोआब में उत्पादक क्षमता अधिक थी, उसी भांति दक्षिण में कृष्णा और पेन्नार नदी के दोआब में भी
उपज क्षमता अत्यधिक थी। गंगा के दोआब में कर की दर 1/2 थी। इसीलिए रायचूर दोआब के क्षेत्र में भी कर की दर 1/2 करने की घोषणा की गई। ठीक है। अब दोस्तों ये घोषणा तो हो गई, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही रायचूर क्षेत्र में पहुंचता है, रायचूर क्षेत्र में कर वसूली शुरू होती है। कर वसूली के समय ही क्या हो गया, वहां अकाल की स्थिति आ गई, अकाल की स्थिति पड़ गई। तो अब देखिए, इसे पागल विद्वान मूर्ख शासक क्यों कहा जाता है? पहला प्रमाण आप देखिए, इसने बिल्कुल सही प्लान किया कि जब गंगा के दोआब के क्षेत्र में अगर हम कर वृद्धि करके 50% कर लेते हैं तो हमें रायचूर के दोआब में कर वृद्धि करने में क्या नुकसान है, हमें करना चाहिए। तो एक शासक की भांति इसने बहुत से डिसीजन लिया, लेकिन परिणाम क्या निकलता है कि इस पे दबाव जनरेट होता है और वहां पे अकाल पड़ जाता है। अकाल के कारण इसे अकाल संहिता का निर्माण कराना पड़ता है। या इसे आप अकाल रजिस्टर भी कह सकते हैं। अकाल रजिस्टर का निर्माण कराना पड़ता है। साथ ही साथ कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु कृषि विभाग पहली बार किसी के द्वारा, किसी भी सुल्तान के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवान ए कोही कहा गया। दीवान ए कोही की स्थापना यहाँ पे की गई। सिंचाई की उचित व्यवस्था की गई, ठीक है, और सिंचाई के लिए जैसे कुएं खुदवाए, नहरों का निर्माण करवाया या अन्य व्यवस्थाएं इसने करवाई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यह योजना पूरी तरीके से क्या हो गई, विफल हो गई। अर्थात वो गया था लाभ कमाने, लेकिन उसका लाभ न होकर के क्या हो गया, उसे नुकसान का सामना करना पड़ा। अब जब हम लोग देखें दोस्तों तो दूसरा योजना हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद हम कह सकते हैं, ठीक है ना। दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित करने के साथ साथ इसने क्या किया, देखिए दिल्ली, इसका क्या मानना था, दिल्ली पूरे नॉर्थ को बेहतरीन तरीके से कवर कर सकती है, पूरे उत्तर भारत को बेहतरीन तरीके से कवर कर सकती है, या मध्य, है ना। अगर हम दूसरा देखें तो मध्य भारत को कवर कर सकती है, लेकिन कहा जाए दिल्ली से दक्षिण भारत को कवर करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, ये संभव नहीं हो सकता था। इसीलिए इसने दक्षिण में एक नई राजधानी का प्लान किया जिसे कहा जाता है देवगिरी। ठीक है, कि एक राजधानी पहली राजधानी क्या होगी, एक दिल्ली रहेगी और दूसरी राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, देवगिरी रहेगी। कुछ दिनों यह देवगिरी में रहेगा, कुछ दिनों यह दिल्ली में रहेगा, तो दोनों की शासन व्यवस्थाएं बहुत ही व्यवस्थित चलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों जब इसने दिल्ली से देवगिरी की रास्ता तय किया तो आप समझिएगा, एक तो देखिए, एक तो व्यवस्थाएं परिवर्तित करने में बहुत खर्च आता है। जब से राजधानी बनाए जाने की कोशिश की गई, है ना, प्रयास किया गया, तो यहाँ पे बहुत अत्यधिक खर्च आया, खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा, यहाँ का कोष जो राजकोष होगा वो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, प्लस संपूर्ण राजकीय तंत्र जब यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा तो यह खोखला हो जाएगा, यह क्षेत्र क्या हो जाएगा,
खोखला हो जाएगा और ऐसे क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए दूसरे लोग आक्रमण करने की नीति बनाने लगेंगे। तो दोस्तों हुआ भी यही और कहीं नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में आंतरिक असुरक्षा का मैटर पैदा हो गया। कैसा? आंतरिक असुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों बाद, अच्छा ये भागा वहां से क्यों था? क्योंकि इसके लगातार प्रयोगों से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि जनता इससे नफरत करने लगी थी। क्यों? क्योंकि कोई भी निर्णय स्थिर नहीं रहता था। तो इसमें क्या हुआ, जनता ने इसके महलों में बहुत सारे उल्टी सीधे बातें लेकर के इसके महल में क्या चिट्ठियां फेंकना शुरू कर दिया या इनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे इस मोहम्मद बिन तुगलक को अपने सम्मान में क्षति नजर आई और इसने राजधानी परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया। लेकिन हुआ क्या कि जब इसने राजधानी परिवर्तित कर दी और राजधानी देवगिरी में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ चीज़ें अव्यवस्थित होने लगी। दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार दिखाने का प्रयास कई ऐसे सामंतों के द्वारा, अमीरों के द्वारा, सामंतों के द्वारा या अन्य जो आक्रमणकारी राजा थे या उनके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाने लगा, जिससे दिल्ली पूरी तरीके से अस्थिर हो गई। तो तत्काल परिणाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने एक निर्णय लिया और पुनः देवगिरी से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो आप सोचिए कि कितना समय लॉस हुआ होगा, कितना धन लॉस हुआ होगा, कितना महत्वपूर्ण अव्यवस्थाएं फैली होंगी, जिसके आधार पे आप समझिए कि क्या हुआ, लोगों के या जनता या प्रजा के दिमाग से राजा के प्रति जो विश्वास था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। दोस्तों दिल्ली को यह कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली को कुबतुल इस्लाम, देवगिरी को कुबतुल इस्लाम कहा जाता था, राइट है ना? क्योंकि यह अगर देखा जाए तो जो देवगिरी है यह मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बन गया। मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था, ठीक है, केंद्र बन गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी स्थान पर आगे चल करके जो कुतुबुल इस्लाम है, इसी के स्थान पे आगे चल के बहमनी, है ना, बहमनी राज्य का उदय हुआ। ठीक है, बहमनी राज्य का उदय इसके समय काल में हुआ। बर्नी के अनुसार अगर देखा जाए, इतिहास का जो बर्नी है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में एक जैसी दूरी थी, अतः इसे राजधानी के लिए चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अर्थात जब देवगिरी का चुनाव हुआ था तो इतिहासकारों ने इसे कहा कि बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है, क्योंकि इससे संपूर्ण क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, या संपूर्ण क्षेत्रों की जो दूरियां हैं वो लगभग एक समान सी दूरियां होंगी। ऐसी स्थिति में अगर मध्य में राजधानी का निवास होता है तो संपूर्ण राज्य जो तंत्र होता है वो सुरक्षित होता है, वो उसका संपूर्ण क्षेत्र सुरक्षित माना जाता है, ऐसा बर्नी का कहना था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही कि बर्नी इस बात का समर्थन करता है। लेकिन अंततः दिल्ली में अशांति के कारण पूरी तरीके से माहौल विफल हुआ और पुनः एक बार दौलताबाद से दिल्ली की यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक को करनी पड़ी, जिससे जनता के मन में राजा के प्रति अविश्वास की भावना आ गई, उसके निर्णय के प्रति अविश्वास की भावना आ गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था सांकेतिक मुद्रा का। देखिए सांकेतिक मुद्रा वाला मैटर अगर आप देखें तो सिंबॉलिक कॉइन की बात कर रहा है। देखिए होता था कि जैसे सोना, चांदी, हीरा या अन्य वस्तुएं
अन्य विशेष वस्तुएं जो हैं ये बहुत कीमती थी। धीरे धीरे ये इनका उत्पादन, ठीक है, कम हो गया, ठीक, उत्पादन इनका कम हो गया। इस स्थिति में इनके ऊपर क्या आया, दबाव आया, दबाव पड़ने लगा। इसके सब्स्टिट्यूट के लिए कांसा, तांबा, जस्ता और लोहा यह उपयुक्त मात्रा में था। बर्नी ने तांबे और कांसे के सिक्के चलाना शुरू कर दिया। और दोस्तों ध्यान रहना चाहिए कि इनके सिक्कों की वैल्यू जो है, मूल्य है ना, ये किसके बराबर रख दिया, सोने और चांदी के बराबर रख दिया। दोस्तों ध्यान रखिए कि यह एक बहुत अच्छा माध्यम है, आज भी सिक्कों का प्रचलन इसी माध्यम से होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हुआ क्या कि इसका दुरुपयोग हुआ, है ना, दुरुपयोग हुआ। बहुत सारे व्यापारियों ने अपने अपने टकसाल खोल दिए। राजा की नकली मुहरें लगवा करके उसे बाजार में डालना शुरू कर दिया। इवन आपसे कहूं दोस्तों तो सिक्कों का ढेर लगने लगा। अब सिक्कों का ढेर, आप समझ सकते हैं इस शब्द का अर्थ क्या हुआ कि आप एक बहुमूल्य सिक्का देकर के, एक वास्तविक सिक्का देकर के आप कई किलो सिक्के जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्या रहा। अगला आप देखेंगे तो खुरासान का अभियान रहा। खुरासान का अभियान, देखिए इनका जो एमबीटी है, एमबीटी का एक मित्र था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि संधि हो गई थी। तो एमबीटी का मित्र था तर्मासरीन। ठीक है, तर्मासरीन के साथ मैत्री का परिणाम था। कहा जाता है कि तर्मासरीन, एमबीटी और मिस्र के शासक, और कहाँ के शासक, मिस्र के शासक, ठीक है, मिस्र के जो सुल्तान थे, इन तीनों लोगों ने मिल करके, मतलब त्रिकुट ने मिल करके कहाँ पे आक्रमण किया, है ना, खुरासान के शासक खुरासान पर आक्रमण किया। राइट है ना। उसमें खुरासान का शासक कौन था, खुरासान के शासक जिसका नाम था सुल्तान अबू सैद। अबू सैद पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन दोस्तों किंतु जब सुल्तान की सेना ट्रांसआक्शियान के क्षेत्र में पहुंची, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर के क्षेत्रों में पहुंची, तो राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण तस्मासरीन को खुद ही पद से हटा दिया गया। जिसके लिए तस्मा, मतलब आप समझिए कि जिसकी मदद करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इतनी लंबी यात्रा करके, ठीक है, वह पहुंचा था यहाँ पे, तस्मासरीन को पद से ही मुक्त कर दिया जाता है। अर्थात यह आंदोलन, यह जो अभियान था वह अपने आप में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसका विरोध ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि 3,70,000 सैनिक विशाल सेना लेकर के जब एक वर्ष के लिए यह आगे बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि विशेष स्थिति में वह युद्ध समाप्त हो जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि सैनिक अभियान के रूप में यह इसके द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी लेकिन विफल प्रयास था। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने ज्ञान और चरित्र के लिए जाना जाता है, लोगों का उससे बहुत उम्मीदें थी। वह दूसरी ओर अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अपने देशवासियों के लिए अधिक मूल्यवान योगदान देने की इच्छा रखता था। इसलिए उसके शासनकाल की शुरुआती से ही उन्होंने देश के सुरक्षा के साथ साथ सुधार के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। दोस्तों इसके जीवन काल का
जो अंतिम प्रयोग था वो अंतिम प्रयोग था कराची का अभियान। कराची का अभियान दोस्तों, अब देखिए कराची का अभियान क्या है। कराची कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में कांगड़ा पर्वतीय क्षेत्र में, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कांगड़ा के क्षेत्र में, ठीक है, कांगड़ा पर्वतीय क्षेत्र, कांगड़ा पर्वतीय प्रदेश के में रहने वाला एक स्थल था। यहाँ पे आप देखिए तिब्बत की सर्दी और बर्फीले तूफानों में सुल्तान संपूर्ण सेना के साथ यहाँ पहुँचता है। दोस्तों सुल्तान के सैनिक अब उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, जिसके लिए इसे अग्रिम धन देना पड़ा, अर्थात एडवांस पेमेंट करनी पड़ी सेना की। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे लेकर के सेनाओं के साथ पहुँचता है। और आपको विश्वास हो कि यहाँ क्या होगा, कभी इतना भीषण तूफान नहीं आता था जितना भीषण तूफान तब आया जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पहुँचता है। तंबुओं में सैनिकों के सोए रहने की स्थिति के कारण वो सभी के सभी सैनिक बर्फीले तूफानों में दब गए और नष्ट हो गए। जो सैनिक इसमें बचे भी वो आगे चल करके प्लेग से उनकी मृत्यु हो गई। इसके उद्देश्य बहुत अच्छे थे, लेकिन इसका परिणाम हमेशा ही दुखद रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण है ना, इसके जीवन में 5 नए प्रयोग रहे जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बगल में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सबसे बड़ा सुल्तान था, जो अपने साहसिक प्रयोगों और प्रशासन के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में अभिनव विचारों के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता था। वह अपने समय के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। वे उच्च शिक्षित थे और अरबी फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। उन्हें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और तर्क के विषयों में भी बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त था। वे एक अच्छे सुलेखक थे। सैन्य दृष्टि से आगे वह एक उत्कृष्ट सेनापति के रूप में भी जाने जाते थे। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के समय में एक साधारण सैनिक से घोड़े के स्वामी के पद पर पदोन्नत किया और फिर अपने पिता सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के समय दौरान उसने तेलंगाना और वारंगल में शाही सेना का नेतृत्व भी किया। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति माना जाता है। वह अपने धर्म के प्रति बहुत आस्थावान था और धार्मिक संस्कारों का पालन करते थे और वे अपने दैनिक प्रार्थनाओं में नियमित थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से शराब पीने से खुद को रोक लिया। वह गरीबों और पंडितों के प्रति बहुत ही दयालु और उदार था तथा बहुत ही निर्दयी और क्रूर भी था। अगर कहा जाए कि वह जितना दयालु और उदार था उतना ही निर्दयी और क्रूर भी था। उच्च योग्यता और ज्ञान के बावजूद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जल्दबाजी और अधीरता के कुछ गुणों से पीड़ित किया और यही कारण है कि उसके कई प्रयोग विफल हो गए और उन्हें एक बीमार तारंकित आदर्शवादी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की गियासुद्दीन तुगलक की अचानक मृत्यु के 3 वर्ष बाद सिंहासन पर बैठा, जबकि इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि इसने ही इसकी हत्या की थी। जब वह तुगलकाबाद में एक मंडप पर खड़े हाथी परेड का निरीक्षण कर रहा था तो मंडप ढह गया और सुल्तान के साथ उसका दूसरा पुत्र मोहम्मद खान उसके नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की ओर से साजिश थी जो सत्ता में को प्राप्त करने के लिए किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद खुद को तुगलकाबाद में सुल्तान घोषित किया और वहाँ 40 दिन रहने के बाद वह दिल्ली चला गया, जहाँ उसे लोगों की साथ साथ नोबल्स ने भी बधाई दी। ठीक है, इसके राजा अभिषेक समारोह का विधिवत प्रदर्शन बलबन के लाल महल में किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने ज्ञान और चरित्र के लिए जाना जाता था। लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थी और वह दूसरी ओर अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अपने देशवासियों के लिए मूल्यवान योगदान करने की इच्छा रखता था। इसलिए उसने शासन की शुरुआत से ही उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ साथ सुधार के लिए कुछ साहित्यिक सुधारवादी कदम उठाने का प्रयास किया। राजस्व सुधार में देखा जाए तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने देश की कुल आय और व्यय का आकलन करना चाहता था, इसलिए उसने प्रांतों की आय और व्यय को दर्शाने वाले एक रजिस्टर के संकलन का अध्यादेश जारी किया। प्रांतों के राज्यपालों को निर्देश दिया गया कि वे संकल्प कार्य के लिए अपनी आय और व्यय तथा अन्य आवश्यक सामग्री दिखाते
हुए दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो एक कठोर शासक भी था दोस्तों। दोआब की कर वृद्धि के बारे में मैंने बता दिया, आप सभी को कंप्लीट है कि दोआब की कर वृद्धि क्या है, आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि दक्षिण भारत में कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच का जो क्षेत्र था दोआब का क्षेत्र, वहाँ पे उपज अत्यधिक होता था। तो जिस तरीके से उत्तर भारत में गंगा और यमुना के क्षेत्रों से अत्यधिक दोआब कर लिया जाता था, वैसे रायचूर दोआब के क्षेत्र से भी अत्यधिक कर लिए जाने की बात कही गई। किसान अलाउद्दीन खिलजी के समय से भू उपज का आधा हिस्सा राजस्व कर पर भुगतान कर रहे थे, इसलिए सुल्तान बिन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में 10% तक की भू राजस्व कर में एक और वृद्धि निश्चित रूप से गंभीर किसान असंतोष पैदा करती है। तो ये कहा जाए बहुत ही बुद्धिमान शासक था, इसने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शासन किया। कृषि विभाग की स्थापना दीवानी कोही की स्थापना, मैंने आपसे बताया कि दीवानी कोही विभाग की स्थापना इसी के द्वारा की गई, अकाल रजिस्टर इसी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये संपूर्ण बातें इसके द्वारा की गई। ठीक है, फिर राजधानी परिवर्तन के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से देवगिरी से दौलताबाद कर दिया गया, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया गया, जहां आप देखेंगे कि यह पूरी तरीके से विफल रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिल्ली पूरी तरीके से अशांत हो जाती है और उसे पूरी तरीके से सेना लेकर के पुनः दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें, ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और जहाँ कोई भी दिक्कत आए हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्य था वो समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, इसने कुछ कर समाप्त किए थे, इसके द्वारा समाप्त किए गए कर। जिसे उश्र और जकात को छोड़कर अन्य कर 0। उश्र मतलब होता था उश्र और जकात। ठीक है, अमीरों तथा अफसरों को वफादार बनाने तथा प्रशासन में सुधार के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने उन पुराने अफसरों और कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने तथा विद्रोह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी भूमिका होती थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त कई अन्य जातियों के लोग जैसे मंगोल, विदेशी और हिंदू शासक भी यहाँ पे सम्मिलित रहे। दोस्तों इसके शासनकाल में दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने उल मुक्त खराज तथा शेख मुजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा शेख सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त करने का अधिकार इसने नियुक्त किया था। यह दोस्तों अगर कहा जाए तो एल्फिंस्टन के द्वारा मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। राइट, एल्फिंस्टन के द्वारा, जबकि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के द्वारा उनके द्वारा क्या कहा गया, उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। दोस्तों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा उसे कहा गया, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा क्या कहा गया, दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। सर्वाधिक विद्वान शासक कहा गया, ईश्वरी प्रसाद के द्वारा उसे सर्वाधिक विद्वान शासक कहा गया। लेकिन दोस्तों बदायूनी के द्वारा एक कथन कहा गया, बदायूनी के द्वारा एक कथन कहा गया। वो कथन क्या था कि सुल्तान को प्रजा से
सुल्तान को प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो एक तरीके से कहा जाए कि इसने जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए वो कार्य तो बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह समस्त कार्य जो थे वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दोषी माना जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि शेख निजामुद्दीन चिराग दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में से एक थे और उनके उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ ऐसे भी प्राप्त होता है कि इनके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभुसूरी और राजशेखर का भी स्वागत किया गया था। जिन प्रभुसूरी और राजशेखर का भी स्वागत किया गया था। तो एक महान विद्वान था, ठीक है, लेकिन अपने निर्णयों को पूरा न करने के कारण इसे एक दुर्भाग्यशाली शासक भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदू मुसलमानों की होली और अन्य त्योहारों में हिस्सा लेने वाला यह मात्र एक शासक था। इसामी के द्वारा कहा जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों में भाग लेने वाला एकमात्र शासक था। यह एक अच्छा कवि और एक संगीत प्रेमी भी था, ठीक है। इसकी असफलता का मुख्य कारण उसका अपना निजी व्यक्तित्व था, क्योंकि यह अपने किसी भी निर्णय पे बहुत अत्यधिक विचार न करने के कारण इसके साथ ऐसी असफलताएं घटित हो जाती थी। दिल्ली सुल्तानों में यह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों को, मुख्यतः होली में के त्योहारों को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान बता दूं कि नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वाला देवी के मंदिर को नष्ट नहीं किया, हिंदुओं को उसे सम्मानित पदों पर नियुक्त करने का भी अवसर दिया। तो कहा जाए तो इसने बहुत ही सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था के आधार पर इसने शासन किया था, लेकिन फिर भी इसके शासन में नए प्रयोगों को असफलता प्राप्त हुई और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का विद्वान मूर्ख शासक कहा गया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आप सभी इस सेशन को अच्छी तरीके से देखिए, फिर मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ूंगा 8 बजे सुबह यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का।